कहती हैं कि अगर मुसलमान ज़मीनों पे कब्जा करें तो कोई डीएमएसएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। किसी कोर्ट का आदेश आ जाता है कि इन्हें एविक्ट कीजिए, कोई एसएसपी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा ऐसी एविक्शन कैरी आउट कर। पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर बेस्ड जितनी भी हैं सरकार में आने के बाद हमारी विधानसभा को इस्तेमाल करती हैं ऐसे कानून बनाने में, जिन कानूनों का दुरुपयोग करके उपयोग करके उनके माध्यम से जम्मू की डेमोग्राफी को रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो एक्सटर्नल डायमेंशन है डेमोग्राफिक चेंज की। जम्मू कश्मीर में 3 स्तर पर डेमोग्राफिक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया 90 के दशक से ही। इनफैक्ट 89-90 में कश्मीर के पूर्णता इस्लामीकरण के बाद कश्मीर का पूर्णता इस्लामीकरण भी एक डेमोग्राफिक चेंज थी जो बंदूक के दम पे की गई। उसके बाद जम्मू प्रोविंस में डेमोग्राफी को किस तरीके से रिवर्स किया जाए, चेंज किया जाए, यानी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज को किस तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज बनाया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरा ऑर्गेनाइज षड्यंत्र रच के उस पे कार्य आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। अगर बात करें जम्मू की, सांबा की या फिर कठुआ की, हजारों रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां होने की संभावना है, ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। और अगर हम बात करें जम्मू में और जगती की अगर हम बात करें तो एक टीम बनती है मई 2026 में और 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू और कश्मीर पर है। उन्होंने जगती भी दौरा करते हैं और जम्मू के नरवाल पे भी दौरा करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जी है जो कि भाजपा के स्पोक पर्सन भी है। अंकुर जी, किस तरह से देखते हैं जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है जम्मू में, किस तरह से आप देखते हैं? एक तो भारत सरकार बहुत बधाई की पात्र है कि उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज जैसे बहुत क्रिटिकल इशू पे एक हाई लेवल पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है जो पूरे देश भर में अननेचुरल डेमोग्राफिक शिफ्ट्स जो हुई है पॉपुलेशन में, उसकी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपेगा। क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में सरकार का ध्यान आना, आकर्षित होना और फिर हाईएस्ट लेवल से यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर से एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट होना एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। जम्मू कश्मीर हमने शुरू से ये मेंटेन किया कि एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बॉर्डर एरियाज में और बहुत सेंसिटिव एरियाज में, जैसे जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस में बहुत सारे एक ऐसे एरियाज हैं जिसकी दूसरे चरण में मैं बात करूंगा जो कि जिन्हें आप सेंसिटिव कैटेगराइज कर सकते हैं। वहाँ पे अननेचुरल स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन चेंजेस हुई है जो कहीं ना कहीं वहाँ उन एरियाज में भी एक समस्या पैदा करती है और जिसका एक राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक चिंता का विषय है और चिंता का ऑब्वियसली विषय है। और इसी को स्टडी करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पे ये हाई लेवल पैनल आया है और कई संगठनों से ये मिला है, कई लोगों से मिला है, एक्सपर्ट से मिला है। तो मुझे लगता है कि करेक्टिव मेजर्स लेने की दिशा में जल्दी भारत सरकार कदम उठाएगी जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू की बात करें, सांबा और कठुआ में काफी हजारों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं। देखिए, रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो एक्सटर्नल डायमेंशन है डेमोग्राफिक चेंज की। जम्मू कश्मीर में 3 स्तर पर डेमोग्राफिक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया 90 के दशक से ही। इनफैक्ट 89-90 में कश्मीर के पूर्णता इस्लामीकरण के बाद कश्मीर का पूर्णता इस्लामीकरण भी एक डेमोग्राफिक चेंज थी जो बंदूक के दम पे की गई। उसके बाद जम्मू प्रोविंस में डेमोग्राफी को किस तरीके से रिवर्स किया जाए, चेंज किया जाए, यानी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज को किस तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज बनाया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरा ऑर्गेनाइज षड्यंत्र रच के उस पर कार्य प्रारंभ हुआ। तो पैन इस्लामिक जिहादी ताकतें जो जियोपॉलिटिकल पूरे मुल्क में फैली हुई है वो एक तरीके से डेमोग्राफिक चेंज जम्मू कश्मीर में करती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की सरकारें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो, जब जब सत्ता में रही हो, 70 से अधिक वर्ष से यही सत्ता में रही, तो किस तरीके से सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग करके हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में डेमोग्राफिक चेंज को एग्जीक्यूट करती हैं, वो दूसरी इसकी डायमेंशन है। और तीसरा नेचुरल एंड इंड्यूस्ड, नेचुरल लेकिन एक ऐसी पेस पे जो एक डिज़ाइन के तहत ही अगर प्लान की गई हो तो संभव हो पाती है। ये 3 तरीके से जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है और अब विजिबल है। आप जम्मू प्रोविंस कठुआ से शुरू हो जाइए और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, पॉकेट्स, टाउन्स देखिए तो एक पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा कि हर एक हिंदू मेजॉरिटी टाउन जो है, चाहे वो कठुआ हो, एनसर्कल्ड है। बिल्कुल, यानी जो रिवर एम्बैंकमेंट्स है अराउंड टाउन्स, जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं अराउंड टाउन्स, जो स्टेट लैंड्स हैं, पब्लिक लैंड्स ऑफ दूसरे हर नेचर की हैं, उन पे समुदाय विशेष का कब्जा है। सांबा में आप आ जाइए, जम्मू में आप आ जाइए, आज जम्मू एनसर्कल्ड है। जम्मू के फॉरेस्ट्स पे कंक्रीट जंगल्स बने हुए हैं जो कागजों में तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, लेकिन अगर आप वस्तु स्थिति देखें जमीनी स्तर पे जाके, देन यू हैव कंक्रीट जंगल्स और पूरी घेटवाइजेशन हुई है मुस्लिम इलीगल एस्टैब्लिशमेंट्स। जम्मू में एक रिपोर्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने जब रखी गई कि रिवर तवी को, जो तवी म्यूनिसिपल लिमिट्स में बहती है, उसकी एम्बैंकमेंट्स पे किन का कब्जा है, तो 689 लोगों की लिस्ट हाई कोर्ट में अधिकारियों ने दी। 689 में से 688 के करीब
एक समुदाय विशेष की यानी मुस्लिम समुदाय के लोग थे। और जम्मू तो आप जानते हैं कि एक हिंदू मेजॉरिटी टाउन है। जम्मू के बारे में आप ये भी जानते हैं कि तभी को एक पूजनीय स्टेटस है, बिल्कुल। यानी एक धर्म से जुड़ा हुआ भी नदी मात्र केवल नदी नहीं है लेकिन आस्था का भी एक स्थल है। तो उस पे गैर कानूनी ढांचे, गैर कानूनी ढंग से कब्जे, एनवायरमेंटल एंगल तो है ही है, वो आपको विजिबल यहाँ पे है। फिर आसपास के अगर आप जंगलों पे कब्जा देखेंगे, आगे जाके रिवर बेड्स पे कब्जा देखेंगे, तो पूरा जम्मू भी आपको एनसर्कल्ड नजर आएगा। अब ये सब चीज़ें संभव हो पाई इसलिए क्योंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान आईएसआई और पैन इस्लामिक ताकतों का जो लॉन्ग टर्म गोल जम्मू कश्मीर को लेके है कि जम्मू को पूर्णतः इस्लामाइज करना है, कश्मीर के बाद जम्मू आगे टारगेट में है, उस उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसोलिडेट करने के कारण या उनके साथ एक सहभागिता दिखाने के कारण संभव हो पाया। पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर बेस्ड जितनी भी हैं सरकार में आने के बाद हमारी विधानसभा को इस्तेमाल करती हैं ऐसे कानून बनाने में, जिन कानूनों का दुरुपयोग करके उपयोग करके उनके माध्यम से जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। इसी श्रेणी में सबसे जो क्लासिक एग्जांपल थी वो J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, जिसको रोशनी कानून भी कहा जाता था, वो थी। 1990 के बाद जितनी भी एनक्रोचमेंट्स हुई उनको रेगुलराइज करने के लिए, और आप जानते हैं कि 90 के बाद एक सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जम्मू प्रोविंस में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स, फारूक अब्दुल्ला हो, बाद में PDP के लोग हों, उन्होंने यहाँ पे की। तो उनको रेगुलराइज करने के लिए आपने कानून बना दिया और कानून में आपने 100% बेनिफिट उन लोगों को दिया जिन लोगों को आपके प्लान में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में आपने स्थापित करना था। 14 फरवरी 2018 का एक एग्जीक्यूटिव आदेश चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती निकालती हैं जो लीगल इम्यूनिटी देती है मुसलमानों को 2 तरीके के जुर्म करने के लिए। वो कहती हैं कि अगर मुसलमान ज़मीनों पर कब्जा करें तो कोई DMSSP उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। किसी कोर्ट का आदेश आ जाता है कि इन्हें एविक्ट कीजिए, कोई SSP पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा ऐसी एविक्शन कैरी आउट करने के लिए। और अगर कोई मुसलमान गौ हत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पकड़ा जाए, सेक्शन 188 RPC और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत उन पे कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस तरीके का आदेश निकालना मतलब एक खुला न्योता न केवल डेमोग्राफिक चेंज को बल्कि गौ हत्या को और बोवाइन स्मगलिंग को था। तो ये सरकारी तंत्र के माध्यम से ही एग्जीक्यूट हो रहा था। मुख्यमंत्री के स्तर पे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के अगर इसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो क्यों ना कोई भी आम आदमी जो थोड़ी सूझबूझ रखता है ये इस नतीजे पे पहुंचे कि जम्मू कश्मीर में ये डेमोग्राफिक चेंजेस स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट टॉप अथॉरिटीज के द्वारा लेड और स्टीयर्ड एक प्रोसेस है। फिर रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट आपने देखी, बल्कि कश्मीर में नहीं कराई गई। आइडिया जम्मू का इस्लामीकरण है। तो रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज, द मुस्लिम्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, इस देश के भी नहीं है, उनको जम्मू के हिंदू मेजॉरिटी पॉकेट्स में स्थापित किया गया। आप देख लीजिए, कठुआ से शुरू हो जाइए और आप देख लीजिए एक कि क्या संख्या है और कहाँ कहाँ ये स्थापित किए गए हैं। लैंड परचेजेस को सब्सिडाइज करने के लिए पैन इस्लामिक जिहादी ताकतें यहाँ पैसा पंपिंग करती हैं हवाला चैनल्स के थ्रू, और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में समुदाय विशेष के द्वारा लैंड परचेजेस को सब्सिडाइज किया जाता है। 1 करोड़ की जमीन खरीद रहे हो तो देयर आर ग्रुप्स जो सब्सिडाइज करेंगे, यानी पैसा वापस देंगे या उनकी मदद करेंगे वो ज़मीनें खरीदने में। ये डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जो पुलिस अधिकारियों के पास, और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ऑफ J&K पुलिस डिपार्टमेंट ऑन रिकॉर्ड टू से कि 30% तक भी सब्सिडी दी जाती थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। एक समय था, कालखंड था जब पटवारी जो एक डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट है, मतलब एक पटवारी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट का मतलब हो गया कि वो पूरा अपना जीवन काल उसी डिस्ट्रिक्ट में बिताएगा। उसकी ट्रांसफर तहसील टू तहसील होगी, विद इन डिस्ट्रिक्ट होगी, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से बाहर से पटवारियों को गलत तरीके से ट्रांसफर करके हिंदू मेजॉरिटी पॉकेट्स में लाया गया और फिर जो इलीगल सेटलमेंट्स थी उन्हें रेगुलराइज करने का प्रयास किया गया। आज सिदड़ा में आज से 30 वर्ष पहले JDA ने लैंड एक्वायर की थी यहाँ के लोकल लोगों से लेके, यहाँ पे एक छन्नी हिम्मत या गांधीनगर की तरह हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करेंगे। तो वो सारी लैंड जो तकरीबन जो लैंड है वो कब्जा ली गई और उसमें 90% से ज़्यादा जो स्थापित लोग हैं, बैठे हुए लोग हैं, वो कश्मीर से आए हुए हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, उनको एक्वायर्ड लैंड ऑक्यूपाई करने देना, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्वेसेंस कहिए, कन्नाइवेंस कहिए, एक्टिव सपोर्ट रहिए, उसका परिदृश्य देखने को मिलेगा। एडेड एंड अबेटेड ऑफ कोर्स बाय
कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो इस षड्यंत्र को अंजाम देना चाहती हैं, ताकि पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर में वो अलगाववाद की राजनीति को भी जिंदा रख सके, बिकॉज दैट इज हाउ दे ब्लैकमेल दिल्ली और अपना वर्चस्व कायम करते हैं। और दूसरा, जम्मू के इस्लामीकरण के लिए का होना उनके लिए पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में भी उभर के आता है, इन द सेंस कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू संभाग में भी और मजबूत होगी अगर जम्मू की डेमोग्राफी भी चेंज हो। यानी नेचुरल कंस्टिट्यूएंसी अगर जम्मू उनकी बन जाए धर्म के आधार पे, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में भी। सो ट्विन रीजंस, एक तो वैचारिक बिल्कुल, और दूसरा पॉलिटिकल, तो दोनों ही कारणों से ये आगे होके इस प्रोसेस को न केवल लीड कर रही है बल्कि कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करने का काम भी कर रही है। कुछ दिन पहले जावेद राणा ने एक पत्रकार वार्ता की थी जहां फॉरेस्ट एक्ट 2006 को सामने लाया गया था, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, उसमें देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ का सरकारी तंत्र, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज तमाम वो कदम लेते हैं जिसके माध्यम से ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। इलीगल सेटलर्स अगर एक धर्म विशेष से संबंधित हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। जावेद राणा द्वारा उठाया हुआ ये कदम उसी दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। ये नया सर्कुलर निकाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर एक गैग ऑर्डर पास कर दिया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एविक्शंस कैरी आउट कर रहा था या कुछ एविक्शंस कैरी आउट करने की प्लानिंग कर रहा था आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस, अब उनको आदेश दे दिए गए हैं कि आप ये एविक्शंस कैरी आउट नहीं करेंगे। नुआंसेस आप समझें सर्कुलर की, तो मोटा मोटा आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मंत्री ने डिपार्टमेंट को कह दिया, अधिकारी को कह दिया कि आप कोई भी एविक्शन कैरी आउट नहीं करेंगे, और एनक्रोचर्स को एक संदेश दे दिया कि आपके पास 1.5 साल का समय है, आप अपने कच्चे घरों को पक्का कर लीजिए, आप अपनी वहाँ पे प्रेजेंस जो है वो मजबूत कर लीजिए, और इस दौरान कितनी भी एनक्रोचमेंट कर लीजिए। लार्जली उस सर्कुलर का जो क्यूमुलेटिव प्रैक्टिकल इफेक्ट रहेगा ग्राउंड पे वो यही रहेगा। सो अगेन, वंस अगेन, the minister in the government whose responsibility is to otherwise see that forest land is freed from encroachers is going ahead and passing circulars which are not only anti-law in the sense that it violates the principles of the Forest Act, but एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट भी वो इशू कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया बात है कि ये कमेटी आई है, इन पहलुओं पर नज़र डालेगी और इसके आधार पर रिकमेंडेशंस देगी, जिसके बाद फिर करेक्टिव मेजर्स भारत सरकार पूरे भारतवर्ष में लेगी। तो भाजपा के कार्यकाल में इन पर रोक लगेगी? देखिए, आपने जितनी भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स देखी वो भाजपा के कार्यकाल में ही देखी, और प्रधानमंत्री के स्तर से इतनी बड़ी टीम का गठन करना, बिल्कुल, ये क्लियर एक मैसेज है कि हाँ, इस चीज को बड़ी संगीनता से सरकार ले रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एंगल इसमें इन्वॉल्व है। आपने देखा हमारी जो नदियां हैं, बिल्कुल, रावी से शुरू हो जाइए लखनपुर और तवी तक आ जाइए और आगे चिनाब चले जाइए और रामबन तक, जितने भी छोटे छोटे नाले और बीच में उज्ज हो, बसंतर हो, इनकी एम्बैंकमेंट्स पे राइट डाउन टू द बॉर्डर तो इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं। बिल्कुल, ये जग जाहिर है, इस तो डेटा भी अवेलेबल है। और फिर आपने देखा कि इस एरिया में आतंकियों को संरक्षण देना और इन्फिल्ट्रेशन होना एक आम बात बन गई थी। आए दिन एनकाउंटर होते रहते थे। तो ये भी चिन्हित किया गया है कि ये ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बन के आतंकियों के उभरे हैं। हेरोइन हो जो पाकिस्तान सप्लाई करता है ताकि यहाँ पे नशे का व्यापार हो सके, और उससे जो धन अर्जित किया जाता है उससे टेरर फंड किया जा सके। टेरर यानी नार्को टेरर का जो पूरा नेटवर्क है वो तो इन्हीं इलीगल सेटलमेंट्स चलता है। तो उस पर भी मुझे लगता है कि कार्रवाई होना बहुत इंपॉर्टेंट था, और जिसकी सीरियसनेस को समझते हुए सरकार ने इस हाई लेवल पैनल का गठन किया। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो पैन इस्लामिक ताकतें हैं उनका जो असल उद्देश्य वो समझना है। असल उद्देश्य उनका उत्तर भारत का इस्लामीकरण करना है। नॉर्थ रीजन, नॉर्दर्न इंडिया, न केवल नॉर्थ रीजन ऑफ J&K, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मुख्यतः पंजाब, मुख्यतः आप इन स्टेट्स को देख सकते हैं। तो आज आप उत्तराखंड जाइए, वहाँ गंगा जी के किनारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, हर जगह इलीगल इस्लामिक स्ट्रक्चर्स, वहाबी आर्किटेक्चर यानी मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो मरने मारने में बिलीफ रखते हैं, फंडामेंटलिस्ट, उस तरीके का आर्किटेक्चर आपको दिखेगा और उभर के आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी आपको दिखेगा कि एक पैटर्न में ये हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में तो हो ही रहा है। तो आइडिया है कि जब तक आप हिमालय का इस्लामीकरण नहीं करेंगे तब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा। जब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा तब तक पैन इस्लामिक जिहादी ताकतों का अनफिनिश्ड चैप्टर
जो हिंदुस्तान का इस्लामीकरण है वो नहीं होगा। और ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण करना है। फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इम्पॉर्टेंट। और वो कहते हैं आगे कि विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज क्रिटिकल, और विद इन जम्मू एंड कश्मीर फॉल ऑफ जम्मू प्रोविंस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इसी को लॉन्च पैड इस्तेमाल करके यूज़ करके वो आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी भारत सरकार ज़रूर देख रही है, क्योंकि एक सिविलाइजेशनल असॉल्ट है, सिविलाइजेशन पे असॉल्ट है, आइडियोलॉजिकल असॉल्ट है। आप इसके पीछे के वैचारिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, पाकिस्तानी ट्रेनिंग मैनुअल्स पढ़ें, बिल्कुल पाकिस्तानी जनरल्स के द्वारा लिखी हुई किताबें जिसमें वो अपने मैनुअल्स का जिक्र या अपनी प्लानिंग्स का या अपनी सोच का जिक्र करते हैं वो पढ़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ये मेरी इन्वेंशन नहीं है, ये ब्रिगेडियर एसएम मलिक जो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर रह चुके हैं उनकी किताब में ये लिखा है कि इस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी देखती और सोचती है, और अकॉर्डिंगली पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेनिंग भी इस तरीके से होती है। तो उनका उद्देश्य साफ है। नाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड, ना केवल आइडियोलॉजिकली बट टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली बोथ। तो उसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा कि जो एनिमी नेशन है, जो देश के दुश्मन है, वो किस तरीके से सोच रहे हैं, ताकि आप एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्रिएट कर सके। तो मुझे लगता है कि इस कमेटी का गठन होना उसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की कड़ी में एक पहला अहम स्टेप है, जिसका स्वागत पूरे देश के लोगों को करना चाहिए, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। उनको जाते जाते मेरा एक सवाल रहेगा, जो रोहिंग्या हजारों इलाकों में जम्मू में खासकर बसे हैं, एनसीपीडीपी और उसका कितना बड़ा हाथ है इस पे? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और पॉलिटिकल कैपिटल दोनों के चलते इन्होंने, जो देश के नागरिक भी नहीं है और देश में गैर कानूनी ढंग से एंटर किए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत, पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जिनको चिन्हित करके तत्काल प्रभाव से वापस भेजा जाना चाहिए। इन्हीं दो कारणों से, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टुवर्ड्स सेपरेटिज्म या प्रो पाकिस्तान अप्रोच, और पॉलिटिकल कैपिटल की जम्मू की डेमोग्राफी चेंज होना, मतलब कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का जम्मू संभाग में भी मजबूत होना, उसके चलते किया गया। तो इनकी भूमिका बहुत सक्रिय है, इन्हीं के कारण ये यहाँ पे लोग बसे हैं। और बीच बीच में जब भारत सरकार ने, या जिस समय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रही इफेक्टिवली, उस समय जब भी कार्रवाई करने का किया तो ये पार्टी सामने आके इसका विरोध करती थी। तो आपने देखा कि दे हैव बीन एक्सपोज्ड। बस मात्र इतना ही नहीं है कि इन्हें एक्सपोज करना है, सोल्यूशन क्या होगा उस दिशा में भी कदम उठाना है। और ये हाई लेवल पैनल जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, ये सोल्यूशन की दिशा में ही कदम है। विल हैव एंटायर डेटा, एवरीथिंग, पॉलिटिकल, लीगल, आइडियोलॉजिकल, ऑल आर्ग्यूमेंट्स ऑन द टेबल विद डेटा, और फिर एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तैयार होगा। तो जल्दी मुझे लगता है कि इस समस्या से देश अब निजात पाएगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी डायमेंशन है जो भारत सरकार ने खोली है। इस पे जो भी रिपोर्ट बनेगी उससे देश का भला ही होगा, और अंदर से जो ताकतें विघटन के माध्यम से देश को खोखला करने का काम कर रही हैं वो कमजोर होंगी और अंततः वो खत्म होंगी। जेके पल सिंह से बात करने के लिए धन्यवाद। तो पूरी चर्चा आपने सुनी कि आप इनके बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।